अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। इस वक्त मुल्क को मईशत और दहशतगर्दी दोनों हवालों से बड़े चैलेंजेस का सामना है और इस सब में मुल्क के डिफॉल्ट करने के खदशात का इजहार किया जा रहा है। आज वफाकी हुकूमत ने 62 अरब रुपए की बचत के लिए शादी हॉल्स को रात 10 बजे और मार्केट्स को 8:30 बजे बंद करने का ऐलान किया, मगर आज ही पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इसे मुस्तरद कर दिया। मुल्क के मुआशी हालात इन इकदामात से ज्यादा नाजुक हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर 5.8 अरब डॉलर्स रह गए हैं। अगले हफ्ते पाकिस्तान को दुबई के कमर्शियल बैंक्स को 1 अरब डॉलर्स वापस करने हैं, जिससे मुमकिना तौर पर ज़र मुबादला के ज़खायर 5 अरब डॉलर से भी नीचे आ जाएंगे। यानी एक माह की दरामदात के पैसे भी पाकिस्तान के पास नहीं होंगे। पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम की सख्त ज़रूरत है और इसके लिए IMF का मुतालबा है कि हुकूमत करेंसी को मार्केट पर छोड़ दे, नए टैक्सेस लगाए, गर्दिशी कर्जे कम करने के लिए बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा करे। मगर हुकूमत अभी तक हिचकिचाहट का शिकार है और यह IMF प्रोग्राम गुज़िश्ता एक बरस में बार बार मुश्किलात का शिकार हुआ है। पहले तहरीक इंसाफ की हुकूमत में और अब दूसरी बार PDM की हुकूमत में। और वजह यही है कि हुकूमत IMF से वादा करती है, फिर किस्त लेती है और फिर वादा खिलाफी करती है। और इस सब में दिसंबर के आदाद-ओ-शुमार आने वाले दिनों में मजीद सख्त फैसलों की निशानदेही कर रहे हैं, क्योंकि हुकूमत को अगले 3 माह में बैरूनी कर्जों की अदायगी के लिए 8.3 अरब डॉलर दरकार है, जबकि डोमेस्टिक मार्केट से 4,800 अरब रुपए कर्ज लेना है, जिसमें से 1,600 अरब रुपए सिर्फ जनवरी के महीने में 3 ऑक्शन से इकट्ठे करने हैं। और सोने पर सुहागा यह है कि हुकूमत के खर्चों में इजाफा हो रहा है और टैक्स कलेक्शन में दिसंबर के महीने में बड़ा शॉर्टफॉल सामने आ गया है और 965 अरब रुपए की टारगेट की जगह FBR ने 740 अरब रुपए का टैक्स जमा किया है, यानी 225 अरब रुपए टारगेट से कम। और इतने बड़े शॉर्टफॉल की वजह से FBR अपने इब्तिदाई 6 माह के टारगेट से भी पीछे चला गया है और इब्तिदाई 6 माह में FBR ने 3,646 अरब रुपए के टारगेट की जगह 3,428 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा किया है, जो टारगेट से 218 अरब रुपए कम है। IMF का दबाव और बढ़ेगा और हुकूमत के तमाम ऑप्शंस खत्म होते नजर आ रहे हैं। या तो IMF की डिमांड्स पूरी करे या फिर मुल्क डिफॉल्ट करे, और डिफॉल्ट की सूरत में ना सिर्फ करेंसी बुरी तरह गिरेगी बल्कि महंगाई 3 गुना तक बढ़ सकती है। दिसंबर के महीने में महंगाई पहले ही 24.4% की इंतहाई बुलंद सतह पर रही, यानी महंगाई में इजाफा एक आम आदमी की आमदनी से पहले ही बहुत ज्यादा है। BR रिसर्च के मुताबिक एक मजदूर की आमदनी में तो 12% का इजाफा हुआ है, मगर 20% से ऊपर महंगाई के साथ उसकी आमदनी दूसरी सहमाई में -13% रहेगी। यानी एक आम आदमी की कमाई में इजाफा पहले ही महंगाई के मुकाबले में बहुत कम है। और अगर हुकूमत IMF की शराइत मानती है तो महंगाई में मजीद इजाफा होगा, मगर अगर शराइत नहीं मानती और मुल्क ने डिफॉल्ट किया तो महंगाई 3 गुना हो सकती है, यानी 60% से ऊपर जा सकती है और रुपया श्रीलंका की तरह फ्री फॉल में चला जाएगा। डिफॉल्ट करने वाले ममालिक में डिफॉल्ट के बाद क्या सूरत हाल हुई, इस्माइल इकबाल सिक्योरिटीज़ की हालिया रिपोर्ट में इसकी तफसीलात बताई गई हैं और उन ममालिक से मवाजना करके पाकिस्तान के डिफॉल्ट करने के इम्कानात पर भी रोशनी डाली गई है। गुज़िश्ता 7 बरसों में 5 ममालिक यानी ग्रीस, अर्जेंटीना, ज़म्बिया, श्रीलंका और घाना ने डिफॉल्ट किया है। डिफॉल्ट के साल में श्रीलंका, ज़म्बिया और अर्जेंटीना की GDP ग्रोथ मनफी हो गई थी। श्रीलंका में डिफॉल्ट के बाद सूरत हाल मजीद खराब हो गई, ज़र मुबादला के ज़खायर खत्म हो गए, करेंसी 50% तक गिर गई, महंगाई 25% से बढ़कर 61% पर चली गई। और फिर डिफॉल्ट के बाद चीन और इंडिया से इमदाद के बावजूद श्रीलंका में इस वक्त ज़रूरी अशिया जैसा कि पेट्रोलियम मसनूआत, दवाइयाँ और खाने पीने की अशिया की शॉर्टेज का अभी भी सामना है। 10-10 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है और इस सूरत हाल में श्रीलंका की 2 सबसे बड़ी बरामदात जो टेक्सटाइल और चाय हैं वो भी मजीद गिर रही हैं, क्योंकि खरीदार दीगर ममालिक की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जिससे ज़र मुबादला का क्राइसिस मजीद बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अर्जेंटीना की मईशत 2020 में डिफॉल्ट करने के बाद से संभल नहीं पाई है। महंगाई मुसलसल बढ़ती रही, करेंसी मुसलसल गिरती रही, सरमायाकारों का एतमाद कम होता चला गया और वो अर्जेंटीना में अपनी सरमायाकारी कम करते चले गए और मईशत मुसलसल सुकड़ रही है। जबकि ग्रीस 2015 में डिफॉल्ट करने वाला पहला तरक्की याफ्ता मुल्क था, उसके बाद बेरोजगारी 24.9% पर पहुंच गई, मईशत सुसरवी का शिकार हो गई, तिजारती खसारा बढ़ गया और पेंशन्स में भी कटौती करना पड़ी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की भी रवा माली साल मनफी ग्रोथ मुतवक्के है, यानी GDP 1% से सुकड़ सकती है। इस वक्त मुल्क में ये बहस जारी है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा या नहीं, और डिफॉल्ट से बचने के लिए IMF प्रोग्राम की बहाली इंतहाई जरूरी है। और इस्माइल इकबाल सिक्योरिटीज़ ने अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तान की इस वक्त की सूरत हाल का डिफॉल्ट करने वाले इन ममालिक से मवाजना भी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त जबकि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर महज 1 महीने की दरामदात के लिए काफ़ी हैं और IMF प्रोग्राम होल्ड पर है, तो हम समझते हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा और 5 अरब डॉलर्स का फंडिंग गैप दोस्त ममालिक पूरा कर देंगे। ताहम
डिफॉल्ट से बचने से पाकिस्तानी मईशत के चैलेंजेस खत्म नहीं होंगे और इससे बचने के लिए तकलीफदेह इकदाम करना होंगे, जिसमें रुपए की कदर गिरना, महंगाई का मजीद बढ़ना और जीडीपी का सुकड़ना शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक जब पाकिस्तान का मवाजना डिफॉल्ट करने वाले दीगर ममालिक से किया जाए तो पाकिस्तान का बैरूनी कर्जा जीडीपी का 31% है, जबकि डिफॉल्ट करने वाले ममालिक में बैरूनी कर्जे की औसत शरह पाकिस्तान से काफी ज्यादा यानी 59% थी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का ज्यादातर कर्जा बैनुल-अक़वामी इदारों और दोस्त ममालिक से लिया हुआ है, जिसके रोल ओवर होने के इम्कानात हैं, जबकि डिफॉल्ट करने वाले दीगर ममालिक के बैरूनी कर्जे का बड़ा हिस्सा यूरो बॉन्ड्स की सूरत में था। रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान का यूरो बॉन्ड्स की मद में लिया गया बैरूनी कर्जा टोटल कर्जे का 4% है, जबकि घाना के केस में यह शरह 46% थी। श्रीलंका का यूरो बॉन्ड्स की मद में कर्जा टोटल कर्जे का 23%, ग्रीस का 15%, जम्बिया का 23% और अर्जेंटीना का 23% था, जो पाकिस्तान के 4% से बहुत ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक घाना, जो गुज़िश्ता महीने दिसंबर में डिफॉल्ट हुआ, उसका फिस्कल खसारा बहुत ज्यादा था और वो उसे इंटरनेशनल मार्केट्स में यूरो बॉन्ड्स का इजरा करके फाइनेंस कर रहा था। मगर रूस यूक्रेन जंग, बिगड़ती हुई मुआशी सूरत हाल और बैनुल-अक़वामी सतह पर बढ़ती हुई शरह सूद ने बैनुल-अक़वामी मार्केट से कर्ज लेने के दरवाजे घाना पर बंद कर दिए और मुल्क डिफॉल्ट कर गया। श्रीलंका के केस में कोरोना की वजह से टूरिज्म का गिरना और चाय की फसल मुतासिर होने की वजह से बरामदात का गिरना डिफॉल्ट की वजह बना। अहम बात यह है कि ज़र मुबादला के ज़खायर गिरते चले गए और श्रीलंकन हुकूमत IMF की शराइत मानकर प्रोग्राम में जाने में देर करती रही और श्रीलंका डिफॉल्ट कर गया। जबकि अर्जेंटीना के केस में फेडरल रिजर्व की मॉनेटरी टाइटनिंग की वजह से करेंसी का तेजी से गिरना, जबकि बदतरीन कहत की वजह से कमोडिटी एक्सपोर्ट्स का गिरना सरमायाकारों के एतमाद के कम होने की वजह बना और उन्होंने अर्जेंटीना के यूरो बॉन्ड्स बेचना शुरू कर दिए, जिससे मुल्क डिफॉल्ट कर गया। जम्बिया, जो अफ्रीका का दूसरा बड़ा तांबा पैदा करने वाला मुल्क है, उसके मुआशी मसाइल कोरोना से पहले ही बढ़ते जा रहे थे, मगर कोरोना ने इन मुआशी मसाइल को और तेजी से बढ़ा दिया क्योंकि तांबे की कीमतें बुरी तरह गिर गई थी और फिर जम्बिया अपने 11 अरब डॉलर्स के कर्ज की अदायगियों में डिफॉल्ट कर गया, जबकि ग्रीस अपने वसाइल से ज्यादा खर्चे कर रहा था और यूरोपीय यूनियन की तरफ से दिए गए फिस्कल खसारे के 3% के टारगेट से भी बहुत ऊपर चला गया था। जबकि पाकिस्तान का डिफॉल्ट का इम्कान फिलहाल कम है, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को इस माली साल में 30.6 अरब डॉलर्स दरकार हैं, जिसमें से 23 अरब डॉलर्स बैरूनी कर्ज की अदायगी और 7.6 अरब डॉलर्स करंट अकाउंट खसारे को पूरा करने के लिए दरकार हैं, जबकि इसमें 25.4 अरब डॉलर्स के इनफ्लोज आ जाएंगे और 5.3 अरब डॉलर्स का शॉर्टफॉल रह जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक इस बात का इम्कान है कि पाकिस्तान ये फंडिंग गैप सऊदी अरब से 3 अरब डॉलर्स डिपॉजिट, 60 करोड़ डॉलर्स की ऑयल फैसिलिटी और 1.45 अरब डॉलर्स की चीन से स्वाप फैसिलिटी के जरिए पूरा कर लेगा। दूसरी तरफ हुकूमत ने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में 855 अरब रुपए का टारगेट रखा है, मगर IMF के मुताबिक पूरे माली साल में हुकूमत टारगेट से 300 अरब रुपए कम जमा कर पाएगी। इसलिए एक तरफ IMF का दबाव है और दूसरी तरफ पेट्रोल पर तो लेवी को 50 रुपए कर दिया गया है, मगर 1 जनवरी को भी डीजल पर लेवी में 2.5 रुपए का इजाफा करके उसे 32.5 रुपए किया गया है, यानी 17.5 रुपए के इजाफे की गुंजाइश अब भी बाकी है और पाकिस्तान टारगेट से बहुत पीछे है। और अब इतलात है कि हुकूमत कानून साजी करके पेट्रोलियम लेवी को 50 रुपए से बढ़ाकर 70 से 100 रुपए कर सकती है ताकि टारगेट पूरा किया जा सके, क्योंकि इब्तिदाई 6 माह में डीजल की खपत में 23% कमी आई है और पेट्रोल की खपत में भी 15% की कमी आई है, जिससे भी पेट्रोलियम लेवी टारगेट से कम रही है। अब हुकूमत कम आमदनी वाले तबके को टारगेटेड सब्सिडी देने का सोच रही है। ये बात भी हमने वजीर खजाना इसाक डार के सामने रखी थी कि कम आमदनी वाले अफराद को टारगेटेड सब्सिडी दे दें। पेट्रोल पर तो जिसकी जितनी बड़ी गाड़ी है उसका इतना बड़ा फायदा है। आपने कहा कि कोई 7-1 अरब रुपए आप निकाल सकते हैं और आपने जो क्वार्टर के आपकी का रेवेन्यू है वो भी टारगेट से ज़्यादा है, मगर एक और मसला है, आपने कहा सैलाब के बाद अवाम वैसे इतना भुगत रहे हैं तो मैं चाहता था कि उनको रिलीफ दिया जाए। अब ज़रा जिसकी जितनी बड़ी गाड़ी है उसको तो बड़ा रिलीफ मिल गया, अगर आपने सैलाब ज़दगान को देना था तो ज़्यादा बेहतर नहीं था टारगेट सब्सिडी और ज़्यादा दे देते, क्योंकि हाई स्पीड डीजल और हमने देखा है पेट्रोल की जो कंजम्पशन है उसमें ईयर ऑन ईयर 26% और 22% की कमी है। इसका मतलब है इसका इम्पोर्ट पर भी प्रेशर पड़ता है, तो गरीब आदमी को डायरेक्ट सब्सिडी दे दें, क्योंकि जितना अमीर होता है, जितनी बड़ी गाड़ी होती है उसको और ज़्यादा सब्सिडी मिल जाती है, उसको और ज़्यादा इस 7 अरब रुपए का फ़ायदा होगा। देखिए आप सही कहते हैं, फिर शायद ये नहीं से मैटर ऑफ डिबेट के प्रायोरिटीज़ वाली बात है कि आप अगर उसमें तो हम दे ही रहे हैं, हर एक का अपनी अपनी सोच है। मेरा ख्याल है कि जी जितना हमने इसको इंक्रीज़ किया है, ये 5-7 अरब उनको अगर वो उधर दे देते तो चलें, लेकिन शायद इससे लोगों को ज़्यादा खुशी एक नफ्सियाती फील गुड फैक्टर है। वो अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी शुक्र है वो जो हर दफ़ा एक बुरी खबर सुनने को मिलती थी वो रुक गई है। जब मिफ्ता इस्माइल वजीर ख़जाना थे तो वो भी पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाने के हामी थे और उस ज़माने में पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में होने के बावजूद दुनिया का वाहिद मुल्क था जो पेट्रोल डीजल और बिजली पर सब्सिडी दे रहा था, यानी महंगा खरीद कर सस्ता बेच रहा था।
क्योंकि इमरान खान अपनी हुकूमत जाता देखकर IMF प्रोग्राम की खिलाफ वर्जी कर गए थे और सब्सिडी दे गए थे। हालांकि उस वक्त के वजीर खजाना शौकत तरीन खुद समझते थे कि कीमतें बढ़ानी हैं, इस तरह नहीं चल सकते। IMF ने कहा है कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में पैसे इकट्ठे करें, मोटरसाइकिलों पर सब्सिडी दी जा सकती है, सबको ब्लैंकेट सब्सिडी नहीं, मगर फिर ब्लैंकेट सब्सिडी देने का फैसला कर लिया क्योंकि हुकूमत जा रही थी। जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी रखी थी तकरीबन 600 अरब रुपए की, अब उसमें उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि टैक्स रेवेन्यू इतना है कि उस गैप को मीट कर लेंगे। इस पे IMF कन्विंस हो गया? नहीं जी, IMF ने कहा कि आप 600 अरब रुपए का आपने PDL रखा हुआ है तो आप इसमें कुछ तो आप इजाफा करेंगे। तो वो हम जाहिर है कि उसके ऊपर काफ़ी बहस हुई है और 600 बिलियन तो हमने नहीं माना, लेकिन कोई नंबर तो हमें उनके साथ तय करना पड़ा था, वो आप नंबर्स देख लेंगे। यानी कि 600 अरब नहीं होगा मगर कुछ ना कुछ PDL की मद में इजाफे की सूरत में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा नजर आएगा, पेट्रोल डीजल की कीमतों में बिल्कुल नजर आएगा। आपका ख्याल है ये पेट्रोलियम लेवी करने देता? बिल्कुल ना करने देता, लेकिन मजबूरी है। उन्होंने कहा कि आपने बजट किया था 600 अरब और अभी आपने कुछ भी नहीं इकट्ठा किया, तो अभी तो कुछ ना कुछ तो करें ना, 300 तो करें। यानी IMF से वादा पेट्रोल और डीजल पर लेवी लगाने का किया, मगर हुकूमत जाने लगी तो इमरान खान उसका उलट कर गए और सब्सिडी दे गए और मुल्क को डिफॉल्ट के खतरे में डाल गए। फिर मौजूदा हुकूमत आई, इन्होंने फैसलों में ताखीर की और डिफॉल्ट का खतरा बढ़ता चला गया। अब मजीद ताखीर कर रहे हैं और पाकिस्तान को खतरे में डाल रहे हैं। 6 महीने का टैक्स टारगेट, पेट्रोलियम लेवी का टारगेट, प्राइमरी सरप्लस, हर तरफ पाकिस्तान टारगेट से पीछे है। इसलिए IMF का रवैया सख्त है और आज इमरान खान खुद कह रहे हैं कि IMF के अलावा कोई चारा नहीं है, इसलिए मुश्किल फैसलों के लिए इलेक्शन कराएं। इस वक्त पाकिस्तान जो फेस कर रहा है वो सबसे खौफनाक सिनारियो फेस कर रहा है। पहला कदम अगर हमने इससे निकलना है, ये जो क्वॉगमायर के अंदर जो सारे फंसते जा रहे हैं, उसके अलावा तो कोई चारा ही नहीं है, IMF पे जाना पड़ेगा। तो उनकी कंडीशनैलिटीज और ये जब IMF ने इनसे कहना मुश्किल फैसले करो, ये इनके लिए आसान नहीं होगा। रास्ता सबसे पहला वो है साफ और शफाफ इलेक्शन, जिसकी वजह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए और उम्मीद ये रखी जाए कि गवर्नमेंट एक मैंडेट से आए और फिर जब वो मैंडेट से आए तो उसके जब पब्लिक उसके पीछे खड़ी हो तो वो फिर मुश्किल फैसले करे।